मैं जॉम्बी बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करता हूँ? जगह जगह घूमकर बेबी फॉर्मूला दूध और डायपर इकट्ठा करता हूँ। कारण यह है कि मैंने एक मानव बच्ची को गोद लिया है। सभी जॉम्बी मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे पागल समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह बच्ची दरअसल मानव जाति की पुनर्जन्मी सम्राज्ञी है। अपने पिछले जन्म में उसने चारों दिशाओं में युद्ध किए थे, अनगिनत मौत और संकटों का सामना किया था और असंख्य शक्तिशाली विदेशी जातियों के योद्धाओं का वध किया था। लेकिन अंत में स्वर्गीय परीक्षा पार करते समय उस पर घात लगाकर हमला किया गया और वह अपनी ही जाति की रानी के हाथों मारी गई। अब वह पुनर्जन्म लेकर 50 साल पहले प्रलय के शुरुआती दौर में लौट आई है। फर्क बस इतना है कि इस बार वह एक नन्ही बच्ची बनकर पैदा हुई है। उधर मैं भी अभी अभी इस दुनिया में आया था कि जॉम्बियों के हमले का शिकार हो गया और खुद भी एक जॉम्बी बन गया। सौभाग्य से मेरी मानव चेतना बची रही। एक दुकान के फ्रिज में मिले जमे हुए मांस के सहारे मैं 1 महीने तक जीवित रहा। लेकिन अब वह मांस भी सड़ने लगा था। हालांकि जॉम्बी तो सड़ा गला मांस खाते हैं, लेकिन मानव सोच रखने वाला मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। मजबूरी में मैंने खुद को एक साधारण जॉम्बी की तरह छिपाया और भोजन की तलाश में निकल पड़ा। जब मैं एक घर में घुसकर रसोई की ओर बढ़ रहा था, तभी बगल के कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला और देखा कि कमरे की सजावट बेहद गर्मजोशी भरी थी, जो बाहर लिविंग रूम में फैले खून के धब्बों से बिल्कुल विपरीत थी। बिस्तर पर 6-7 महीने की एक बच्ची जोर जोर से रो रही थी। शायद उसके माता पिता ने अपनी आखिरी सांसों में उसे बचाने के लिए कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। उसी समय बच्ची युन रुओशवे पूरी तरह निराश हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से पुनर्जन्म मिला था, लेकिन सबसे पहले अपने माता पिता को देखने के बजाय उसने एक जॉम्बी को देखा। भूख और भय से उसका शरीर पहले ही कमजोर हो चुका था। अब अत्यधिक डर के कारण वह आखिरकार बेहोश हो गई। मैंने उस नन्ही बच्ची को देखा तो हैरान रह गया। वह सिर्फ 5-6 महीने की लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख और असहायता झलक रही थी। किसी कारण से मैं उससे जुड़ाव महसूस करने लगा। हम दोनों ही अजीब तरीके से इस दुनिया में आए थे और दोनों ही इस प्रलय के शिकार बने थे। उस अंधकारमय दुनिया में यह नन्हा जीवन मानो एक रोशनी की किरण था, जिसने मुझे जीने का नया उद्देश्य दे दिया। इसलिए मैंने उसे गोद लेने का फैसला किया। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि वह शायद भूख के कारण बेहोश हुई थी। कमरे में रखा दूध पाउडर का डिब्बा भी खाली हो चुका था। मैंने तय किया कि उसके लिए दूध ढूंढ कर लाऊंगा। मैंने बेडरूम का दरवाजा अच्छी तरह बंद किया और सामने सोफा लगा दिया ताकि कोई जॉम्बी अंदर न घुस सके। रसोई में खोजने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं ऊपर की मंजिलों पर गया। तीसरी मंजिल का गलियारा सूखे हुए काले भूरे खून से भरा था। जमीन पर बिखरे अंग और मांस के टुकड़े पड़े थे। दरवाजे खुले होने के बावजूद पूरी जगह सड़ांत से भरी हुई थी। कुछ अधमरे और अपंग ज़ॉम्बी भी इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन मैं इन दृश्यों का आदी हो चुका था। मैं एक एक घर खंगालता रहा, मगर कई रसोइयों की तलाशी लेने के बाद भी दूध पाउडर नहीं मिला। केवल थोड़ा बहुत ऐसा कच्चा मांस मिला जो पूरी तरह सड़ा नहीं था। आखिरकार 5वीं मंजिल के एक घर में मुझे दुखद दृश्य देखने को मिला। वहां की मां जॉम्बी बन चुकी थी और उसका बच्चा उसके पेट का भोजन बन चुका था। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। अगर मेरी छोटी बच्ची भी कमरे में बंद न होती तो शायद उसका भी यही हश्र होता। सौभाग्य से उसी घर की रसोई में मुझे 2 बंद डिब्बे दूध पाउडर के और लगभग 2 किलो ताजा कच्चा मांस मिल गया। बेहोशी की हालत में युन रोशवे ने महसूस किया कि दूध का स्वाद उसके मुंह में जा रहा है। उसने स्वाभाविक रूप से पीना शुरू किया। ऊर्जा मिलने के बाद उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और हैरान रह गई। वह जिंदा थी। इतना ही नहीं, एक ज़ॉम्बी किसी दाई मां की तरह चम्मच से उसे दूध पिला रहा था। अपने पिछले जन्म की यादों में उसने हमेशा ज़ॉम्बियों को खून के प्यासे राक्षसों के रूप में देखा था। उसने खुद भी कई संक्रमित साथियों को मार गिराया था। उसके मन में अचानक विचार आया, क्या यह ज़ॉम्बी मुझे बड़ा करके बाद में खाने वाला है? मुझे नहीं पता वह क्या सोच रही थी। मैं सिर्फ इतना जानता था कि उसे दोबारा आंखें खोलते देखकर मेरे दिल से बड़ा बोझ उतर गया। लेकिन लंबे समय से भूखी होने के कारण एक कटोरी दूध पिलाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। मैं भूल गया कि मैं अब इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी हूं। मैं उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुंह से केवल एक भयानक गुर्राहट निकली। मैं तुरंत चुप हो गया और मुड़कर दूसरी कटोरी बनाने लगा। लगातार 3 कटोरियां दूध पिलाने के बाद जाकर उसका पेट भरा। मैंने मन ही मन आह भरी। बच्चे पालना सच में आसान नहीं है। अब मुझे समझ आ गया था कि आगे से ज्यादा दूध पाउडर जमा करना पड़ेगा। अच्छी बात यह थी कि सील बंद दूध लंबे समय तक खराब नहीं होता। उधर युन रुओशवे पेट भरकर संतुष्ट भाव से अपने पालने में लेट गई, लेकिन उसके मन में अभी भी भारी उलझन थी।
उसके सामने मौजूद ज़ॉम्बी की आभा साफ बता रही थी कि वह अभी-अभी संक्रमित हुआ एक बेहद कमज़ोर प्रथम स्तर का ज़ॉम्बी था। ऐसे ज़ॉम्बियों में बुद्धि होना असंभव माना जाता था। फिर यह सब कैसे हो रहा था? वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। हालांकि अनेक जीवन मृत्यु के संघर्षों से गुजर चुकी पूर्व सम्राज्ञी होने के कारण वह धीरे-धीरे शांत हो गई। डर अभी भी था, लेकिन उसने सोचा, अगर यह ज़ॉम्बी सचमुच मुझे खा भी जाएगा, तो कम से कम मैं भूखी नहीं मरूंगी। ये सोचकर उसने अपनी चिंता कुछ कम कर दी। भूख और डर के कारण जो तनाव युनरुओशवे की नसों में भरा हुआ था, वह अब पूरी तरह ढीला पड़ चुका था। मन शांत होते ही वह गहरी नींद में चली गई। मैं उसकी सोती हुई मासूम शक्ल को देखता रहा और अनायास ही मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। ये शायद पहली बार था जब इस प्रलयकारी दुनिया में मुझे शांति और सुकून का एहसास हुआ था। लेकिन कुछ महीनों की बच्ची को यहाँ अकेला छोड़ देना उसके लिए मौत को बुलावा देने जैसा था। इसलिए मैंने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। यह एक पुरानी 7 मंजिला रिहायशी इमारत थी। दूसरी मंजिल जहां हम अभी थे ज्यादा सुरक्षित नहीं थी, जबकि 7वीं मंजिल सबसे ऊपर होने के कारण अपेक्षाकृत सुरक्षित थी। शायद कॉलोनी के पुराने होने की वजह से यहाँ ज़ॉम्बियों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी बच्ची को लेकर खुलेआम घूमने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए हाथ में क्रोबार लेकर मैंने रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बियों को पीछे से चुपचाप खत्म किया और फिर युनरुओशवे को सुरक्षित रूप से 7वीं मंजिल पर ले गया। उसे व्यवस्थित करने के बाद मैंने खुद भी नहाया और साफ कपड़े पहन लिए। अब घावों और राख जैसी त्वचा को छोड़ दिया जाए तो मैं लगभग एक सामान्य इंसान जैसा ही दिखता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कमरे में मुझे बच्चों के उपयोग का लगभग पूरा सामान मिल गया। लगता था कि इस घर के लोग ज़ॉम्बी प्रकोप के समय जल्दबाजी में भाग गए थे और यह सब पीछे छूट गया था। इसके अलावा मुझे महसूस हुआ कि हाल के दिनों में लगातार सक्रिय रहने के कारण मेरे ज़ॉम्बी बनने के बाद अकड़ चुके हाथ पैर पहले से कहीं अधिक लचीले और समन्वित हो गए थे। अब मैं कुछ सरल मानवीय हरकतें भी कर सकता था। हालांकि मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा सारा ध्यान युन रुओशवे पर था। जब मैं उसके लिए नया डायपर लेकर उसे बदलने जा रहा था, तभी युन रुओशवे के मन में एक चौंकाने वाला विचार आया। अगर पहले तक उसे मेरे द्वारा दूध पिलाए जाने पर केवल हैरानी हो रही थी, तो अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था। ये ज़ॉम्बी अभी भी मानव चेतना रखता है। उसे हमारी पहली मुलाकात की सारी बातें याद आने लगीं। मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया था, क्रोबार से ताला खोला था, दूध बनाकर उसे पिलाया था। ये सभी काम ऐसे थे जो एक सामान्य प्रथम स्तर के ज़ॉम्बी कभी नहीं कर सकते थे। जितना अधिक वह सोचती गई, उतना ही उसका विश्वास मजबूत होता गया कि मेरी मानव चेतना अभी समाप्त नहीं हुई है। उसके अनुसार केवल इंसानी इच्छा शक्ति ही ज़ॉम्बियों की खून की प्यास वाली प्रवृत्ति को दबा सकती थी। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें अचानक फैल गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके सामने खड़ा यह ज़ॉम्बी किसी भी तरह से महिला नहीं लग रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका सम्मान तो डायपर बदलते समय ही चला गया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसने खुद को समझा लिया। आखिर उसे दूसरा जीवन मिला था और सबसे बढ़कर उसकी जान भी इसी ज़ॉम्बी ने बचाई थी। ऐसी छोटी सी बात पर नाराज होना उचित नहीं था। यून रुओशवे ने मुझे देखा। मेरे हाथ पैर अभी भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं थे, फिर भी मैं बड़ी मेहनत से उसका डायपर बदल रहा था। उसके मन में एक साथ कृतज्ञता और उदासी उमड़ पड़ी। उसने कल्पना की कि शायद कभी मेरा भी एक खुशहाल परिवार रहा होगा, लेकिन फिर प्रलय आया और मैं एक ज़ॉम्बी बन गया। न इंसानों में अपनी जगह, न ज़ॉम्बियों में। इस तरह का अकेलापन और दर्द उसके दिल के सबसे नरम हिस्से को छू गया और उसी क्षण उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। वह मुझे अपना ज़ॉम्बी पापा मानेगी। नया घर व्यवस्थित करने के बाद मैंने भोजन के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे और छोटी बच्ची दोनों को खाने पीने की जरूरत थी, इसलिए अधिक से अधिक राशन जमा करना आवश्यक था। लेकिन दिन में बाहर निकलना खतरनाक था। अगर किसी जीवित इंसान ने मुझे देख लिया तो वह शक कर सकता था और इससे मेरी तथा युन रुओशवे की मौजूदगी उजागर हो सकती थी। इसलिए मैंने रात में निकलने का निर्णय लिया। जाने से पहले मैंने केवल बेडरूम का दरवाजा ही बंद नहीं किया, बल्कि सीढ़ियों के रास्ते को भी अलमारी से रोक दिया ताकि कोई इंसान या ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। मैंने प्रलय के दौरान इंसानों को जीवित रहने के लिए हर हद पार करते देखा था। मानव स्वभाव का अंधेरा पक्ष मुझसे छिपा नहीं था। इसी कारण मैं बेहद सतर्क रहता था। मैंने पहली मंजिल के लोहे के मुख्य दरवाजे को मजबूती से बांधा और तब जाकर सामान इकट्ठा करना शुरू किया। हालांकि आसपास के घरों में व्यक्तिगत भंडार बहुत अधिक नहीं था, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। पहाड़ चढ़ने वाला बैग भरने के बाद भी मैं बड़ी मात्रा में दूध पाउडर उठाकर रात के अंधेरे में चलता रहा। लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ।
मैंने सिर उठाकर देखा। आसमान में टंगा चांद अब सामान्य नहीं था। वह पूरी तरह रक्त लाल हो चुका था। उधर युन रुओश्वे भी नींद से जाग चुकी थी। उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं है। आराम से लेटे लेटे उसने खिड़की के बाहर नजर डाली और उसी रक्तिम चांद को देखा। उसकी आंखों में एक गंभीर चमक उभर आई। लगता है वैश्विक विकास और उत्क्रांति का युग शुरू होने वाला है। मैं भी उस रक्त चंद्रमा को देखकर चौंक गया था। लेकिन चूंकि मैं पहले से ही जॉम्बी प्रलय वाली दुनिया में रह रहा था और ऐसी चीजें विज्ञान कल्पना फिल्मों में देख चुका था, इसलिए मैंने जल्दी ही इस दृश्य को स्वीकार कर लिया। बल्कि मुझे लगा कि प्रलय की दुनिया में ऐसा नजारा होना स्वाभाविक ही है। मैं लगातार सामान ढोता रहा। खाने पीने की चीजों के अलावा किताबें और अन्य उपयोगी वस्तुएं भी उठा रहा था। लेकिन जब मैं चौथी बार सामान लेकर लौट रहा था, तभी मेरे शरीर में कुछ अजीब होने लगा। मेरे बर्फ जैसे ठंडे शरीर के भीतर अचानक आग जैसी गर्मी फैलने लगी। यह एहसास मेरे लिए अनजाना भी था और परिचित भी। ऐसा लग रहा था मानो मैं फिर से जीवित इंसान बन रहा हूं। लेकिन अगले ही क्षण मेरे दिमाग में असहनीय खुजली और दर्द शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मस्तिष्क फट जाएगा। मेरे मन में भय पैदा हो गया। मैंने सोचा, क्या मेरी मानव चेतना खत्म होने वाली है? क्या मैं अब पूरी तरह खून का प्यासा ज़ॉम्बी बन जाऊंगा? कुछ समय के लिए मैं बुरी तरह घबरा गया। लेकिन जल्द ही मुझे पता चला कि यह बदलाव केवल मेरे साथ नहीं हो रहा था। रक्त चंद्रमा की रोशनी में बाकी ज़ॉम्बियों के शरीरों में भी ऐसे ही परिवर्तन होने लगे थे। और सिर्फ ज़ॉम्बी ही नहीं, चांदनी के नीचे मौजूद जीवित इंसानों के शरीर भी तेजी से गर्म होने लगे थे। मानो पूरी दुनिया एक साथ किसी अज्ञात परिवर्तन के द्वार में प्रवेश कर रही हो। रक्त चंद्रमा के प्रभाव से सभी जीवों के शरीरों में बदलाव शुरू हो गया। इंसानों के शरीर में रक्त का प्रवाह तेज हो गया। उनकी हड्डियां पहले से अधिक मजबूत होने लगीं। उधर कमरे में मौजूद युन रुओश्वे भी लाल चांदनी से घिर गई थी। उसका छोटा सा शरीर हल्के हल्के कांप रहा था और पूरा शरीर तप रहा था। न जाने कितना समय बीत गया। जब मेरी आंख खुली तो आसपास का वातावरण देखने में तो पहले जैसा ही था, लेकिन जैसे ही मैंने चलना शुरू किया मुझे तुरंत अंतर महसूस हुआ। मेरा शरीर पहले से कहीं अधिक फुर्तीला हो गया था। जॉम्बी बनने के बाद जो अकड़न हमेशा रहती थी वह लगभग गायब हो चुकी थी। मैंने आश्चर्य से देखा कि शरीर पर फैली काली नसें काफी हल्की पड़ गई थीं। यहां तक कि मेरे सिर पर दोबारा बाल भी उगने लगे थे। सिर्फ मैं ही नहीं, सड़कों पर घूम रहे दूसरे जॉम्बियों में भी बदलाव दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे लगा जैसे मेरे और एक जॉम्बी के बीच कोई अदृश्य धागा जुड़ा हुआ है। पहले तो मैं घबरा गया और सोचा कि शायद मुझे भ्रम हो रहा है। लेकिन जल्द ही मैंने एक और चौंकाने वाली बात महसूस की। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने विचार उस धागे के माध्यम से उस जॉम्बी तक पहुंचा सकता हूं, मानो वह कोई कठपुतली हो और मैं उसका संचालक। जब मैंने पूरा ध्यान उस पर केंद्रित किया तो हमारे बीच का संबंध और मजबूत होता गया। कुछ ही देर बाद मैं सफलतापूर्वक उस जॉम्बी से जटिल गतिविधियां करवाने लगा। मैंने इस क्षमता का नाम रखा जॉम्बी नियंत्रण, कॉर्प्स कंट्रोल। कई बार प्रयोग करने के बाद मुझे पता चला कि फिलहाल मैं एक समय में अधिकतम 2 जॉम्बियों को ही नियंत्रित कर सकता हूं। इसके अलावा यदि वे बहुत दूर चले जाएं, तो मैं उन्हें सही आदेश नहीं दे पाता। मेरे अनुमान के अनुसार यह सीमा मेरी मानसिक शक्ति से जुड़ी हुई थी। मैंने उन नियंत्रित जॉम्बियों को कठपुतली जॉम्बी नाम दिया। कुछ समय बाद मानसिक थकान महसूस हुई, तो अचानक मुझे घर पर अकेली युन रुओश्वे की याद आई। इसलिए मैंने अपने दोनों जॉम्बी कठपुतलियों से इकट्ठा किया हुआ सामान उठवाया और तेजी से कॉलोनी की ओर लौटने लगा। मैं मन ही मन हंस पड़ा। जॉम्बी सच में आदर्श मजदूर होते हैं। न खाना चाहिए, न पानी, न वेतन। उधर रक्त चंद्रमा की शक्ति से गुजरने के बाद युन रुओश्वे भी जाग चुकी थी। उसके दिमाग में अचानक बहुत सारी जानकारियां उमड़ पड़ीं, लेकिन डरने की बजाय उसकी आंखों में उत्साह भर गया, क्योंकि इस बार उसे अपने पिछले जन्म से भी बड़ा लाभ मिला था। पिछले जीवन में उसके पास केवल समय नियंत्रण, टाइम कंट्रोल की शक्ति थी, लेकिन इस जन्म में उसने एक अतिरिक्त प्रतिभा भी जागृत कर ली थी, मानसिक शक्ति, टेलीकिनेसिस। अब वह अपने विचारों के माध्यम से वस्तुओं को नियंत्रित कर सकती थी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि समय नियंत्रण की उसकी पुरानी शक्ति भी वापस आ गई थी। दो दो महान क्षमताएं, दोनों में शीर्ष स्तर का योद्धा बनने की क्षमता थी। अपने पिछले जन्म में उसने केवल समय नियंत्रण के सहारे मानव साम्राज्य का स्थान प्राप्त किया था। अब जब उसके पास दोहरी प्रतिभा थी, तो उसकी संभावनाएं असीम थीं। हमला हो या रक्षा, दोनों शक्तियां अद्भुत परिणाम दे सकती थीं। युन रुओश्वे ने तुरंत अपनी नई शक्तियों का परीक्षण करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अभी भी एक शिशु का था। कुछ ही देर में उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। मानसिक थकावट और कमजोरी ने उसे लगभग निढाल कर दिया।
फिर भी वह निराश नहीं हुई। भले ही उसकी वर्तमान मानसिक शक्ति बहुत कमजोर थी, लेकिन उसे अपने भविष्य पर पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि जैसे जैसे वह बड़ी होगी, उसकी ताकत उसके पिछले जन्म से भी कहीं अधिक बढ़ जाएगी। यहां तक कि उसने कल्पना करना शुरू कर दिया कि एक दिन वह उस कीट सम्राज्ञी को हराएगी जिसने पिछले जन्म में उसे मार डाला था। तभी बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। यून रुओशवे तुरंत समझ गई, मेरा जॉम्बी पापा वापस आ गया है। अब उसके मन में एक नई जिज्ञासा पैदा हुई। अगर इंसान रक्त चंद्रमा के बाद विशेष शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या मानव चेतना रखने वाला यह जॉम्बी भी कोई असाधारण क्षमता प्राप्त करेगा? उधर मैं इमारत में पहुंचा। सीढ़ियों के सामने रखा अलमारी वाला अवरोध जस का तस था। उसे देखकर मैंने राहत की सांस ली। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किस्मत सचमुच मेरे साथ है। मैंने जल्दी से अलमारी हटाई और बेडरूम की ओर दौड़ा। अंदर पहुंचते ही देखा कि यून रुओशवे जाग रही थी और चुपचाप मेरी ओर देख रही थी। हालांकि मैंने जीवन में कभी प्रेम संबंध तक नहीं बनाया था, लेकिन उस क्षण मेरे मन में अजीब सी भावना उठी। मुझे सचमुच एक पिता जैसा महसूस होने लगा। मैं रसोई में गया। पानी और बिजली पहले से बंद थे, इसलिए मैंने मिनरल वाटर से उसके लिए दूध तैयार किया। जब मैं दूध घोल रहा था, तब यून रुओशवे भी मुझे ध्यान से देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में कुछ परिवर्तन हुए हैं। हालांकि बदलाव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अब मैं पहले से कुछ अधिक इंसान जैसा दिख रहा था। लेकिन यह दृश्य उसकी यादों में मौजूद किसी भी जॉम्बी विकास मार्ग से मेल नहीं खाता था। पिछले जन्म में उसने कई प्रकार के विकसित जॉम्बी देखे थे। उदाहरण के लिए टैंक जॉम्बी। उनका शरीर असामान्य रूप से विशाल और ताकतवर हो जाता था। उनकी रक्षा क्षमता इतनी भयानक होती थी कि वे युद्ध भूमि के टैंकों की तरह लगते थे। जीवित बचे इंसानों के लिए वे किसी दुःस्वप्न से कम नहीं थे। यून रुओशवे को उम्मीद थी कि मैं भी रक्त चंद्रमा के बाद किसी विशेष और शक्तिशाली दिशा में विकसित होऊंगा, क्योंकि प्रलय में ताकत ही जीवन और मृत्यु का अंतर तय करती थी। लेकिन मेरे शरीर में बदलाव बहुत मामूली दिखाई दिए। इसे देखकर वह थोड़ी निराश हुई। फिर उसने मन ही मन एक संकल्प लिया, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब इतनी शक्तिशाली बनूंगी कि अपने जॉम्बी पापा की रक्षा कर सकूं। वह अच्छी तरह जानती थी कि यदि मैं उसे न बचाता तो शिशु के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद वह इस प्रलय में बहुत पहले मर चुकी होती। वह उपकार का बदला चुकाने वाली इंसान थी, और यह तो जीवनदान जैसा उपकार था। उसके मन में एक विचार गूंज उठा, तुमने मुझे बचपन में पाला है, तो मैं बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनूंगी। यह उसके लिए केवल एक कहावत नहीं, बल्कि एक वचन था। इसके अलावा उसे जोम्बियों की शक्ति बढ़ाने के तरीके भी अच्छी तरह याद थे। उनकी सबसे मुख्य विकास पद्धति थी जीवित प्राणियों को निगलना। इसके अतिरिक्त विकसित जोम्बियों के मस्तिष्क में बनने वाले विशेष स्वर्ण क्रिस्टल, गोल्डन कोर स्लैश क्रिस्टल न्यूक्लियस भी उनकी शक्ति का स्रोत होते थे। जो भी जोम्बी असाधारण शक्तियां जागृत करते थे, उनके मस्तिष्क में ऐसा स्वर्ण कोर बन जाता था। और यून रुओशवे को पूरा विश्वास था कि अपने पुनर्जन्म के ज्ञान और अनुभव के सहारे वह भविष्य में अपने जोम्बी पापा को तेजी से शक्तिशाली बना सकेगी। यून रुओशवे के मन में एक योजना बनने लगी। अगर मैं पर्याप्त स्वर्ण क्रिस्टल गोल्डन कोर इकट्ठा कर सकूं और इन्हें जोम्बी पापा को खिला दूं, तो वे उच्च स्तरीय जोम्बी में विकसित हो सकते हैं। उसकी यादों के अनुसार उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद जोम्बी दोबारा बोलने की क्षमता प्राप्त कर सकते थे, और उनका शरीर भी धीरे धीरे इंसानों जैसा बनने लगता था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यह नन्ही बच्ची मेरे भविष्य की इतनी बड़ी योजनाएं बना रही है। मैं सिर्फ इतना देख रहा था कि वह बड़ी बड़ी आंखों से लगातार मुझे घूरे जा रही है। ये देखकर मुझे हंसी आ गई। हालांकि मैं बोल नहीं सकता था, फिर भी हाथों के इशारों से उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि मैंने उसके लिए 2 जॉम्बी बॉडीगार्ड की व्यवस्था की है और कुछ खिलौने भी लाया हूं। बेशक, खिलौनों के अलावा मैं बच्चों की किताबें, कहानी पुस्तकें और पढ़ाई की सामग्री भी उठा लाया था। यहां तक कि मजाक मजाक में प्रतियोगी परीक्षाओं की कुछ किताबें भी उठा लाया था। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी तक उसका कोई नाम नहीं रखा है। कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि चूंकि हम 7वीं मंजिल पर रहते हैं, इसलिए उसका निकनेम होगा चीची, चीकी, 7-7। मैं चाहता था कि यह नाम हमें हमेशा हमारे 7वीं मंजिल वाले छोटे से घर की याद दिलाए। रात भर में इकट्ठा किए गए सामान को देखकर मैं काफी संतुष्ट था। मेरे हिसाब से यह राशन मुझे और चीची को लंबे समय तक चल सकता था। लेकिन प्रलय की दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं था। इसलिए मैंने तय किया कि कुछ समय तक घर के अंदर रहकर हालात का निरीक्षण किया जाए। अगर सब सुरक्षित रहा तभी बाहर निकलूंगा। एक दिन मैं लिविंग रूम में गया और वहां पड़ी लगभग आधे मीटर लंबी स्टील की एक बड़ी तलवार उठा ली। मुझे समझ नहीं आया
कि इस घर का मालिक आखिर क्या करता था जो उसके पास इतनी लंबी और धारदार तलवार थी। मैंने कभी तलवारबाजी नहीं सीखी थी, लेकिन जॉम्बी शरीर की असाधारण ताकत के कारण मैं उसे आसानी से घुमा सकता था। मार्शल आर्ट फिल्मों और उपन्यासों में देखे हुए दांव पेंच याद करके मैं लिविंग रूम में अभ्यास करने लगा। मुझे पूरा विश्वास था कि वर्तमान ताकत के साथ मैं साधारण निम्न स्तरीय जॉम्बियों को आसानी से मार सकता हूं। उधर युन रुओशवे भी खाली नहीं बैठी थी। आराम करने के बाद उसने अपनी नई शक्तियों का अभ्यास शुरू कर दिया। उसने मानसिक शक्ति केंद्रित की और बेडसाइड टेबल पर रखी एक सिलाई की सुई को नियंत्रित करने की कोशिश की। हालांकि उसकी क्षमता अभी बहुत कमजोर थी और सुई बेहद धीमी गति से चल रही थी, लेकिन वह वास्तव में हवा में तैर रही थी। इससे युन रुओशवे बेहद उत्साहित हो गई। इस तरह समय बीतता गया। पलक झपकते ही 2 दिन गुजर गए। इन 2 दिनों में एक बड़ा ज़ॉम्बी और एक नन्ही बच्ची अपनी अपनी तरह से काफी व्यस्त रहे। उस दिन मैंने चीची को दूध पिलाया ही था कि बाहर कुछ असामान्य आवाजें सुनाई दी। मैं बालकनी की खिड़की तक गया और नीचे सड़क की ओर देखा। वहां 2 ज़ॉम्बी आपस में लड़ रहे थे। अजीब बात यह थी कि आसपास कोई शिकार या भोजन नहीं था। वे किसी इंसान को लेकर नहीं, बल्कि सीधे एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे। यह दृश्य मेरी ज़ॉम्बियों के बारे में समझ से बिल्कुल अलग था। 7वीं मंजिल से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं तुरंत चौथी मंजिल पर उतर गया। अब दृश्य साफ था। पहला ज़ॉम्बी लगभग 2 मीटर लंबा था। उसका शरीर बेहद विशाल और ताकतवर था। दूसरा ज़ॉम्बी दुबला पतला था, लेकिन उसकी उंगलियों के नाखून खंजर जैसे तेज थे। पहला स्पष्ट रूप से टैंक प्रकार का ज़ॉम्बी था। दूसरा फुर्तीला, एजाइल ज़ॉम्बी। टैंक ज़ॉम्बी की रक्षा और ताकत बहुत अधिक थी, जबकि फुर्तीले ज़ॉम्बी की गति और हमला शक्ति घातक थी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। आखिरकार टैंक ज़ॉम्बी ने अपनी भारी ताकत के दम पर एजाइल ज़ॉम्बी को दूर फेंक दिया। फिर उसने एक जबरदस्त मुक्का मारकर उसके सिर को चकनाचूर कर दिया। एजाइल ज़ॉम्बी वहीं मर गया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात इसके बाद हुई। टैंक ज़ॉम्बी ने मृत ज़ॉम्बी के सिर के अंदर हाथ डाला और वहां से एक सफेद रंग का चमकता हुआ क्रिस्टल निकाला। यही वह वस्तु थी जिसे युन रुओशवे गोल्डन कोर कहती थी। मैं ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। दोनों ज़ॉम्बियों की ताकत मुझसे कई गुना अधिक थी। उसी क्षण मुझे अपनी सावधानी पर गर्व हुआ। अगर मैं बिना सोचे समझे बाहर घूमता रहता तो शायद कब का मर चुका होता। मुझे एहसास हुआ कि यह दुनिया मेरी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक है। थोड़ी सी शक्ति मिल जाने पर घमंड करना यहां मौत को निमंत्रण देने जैसा था। लेकिन जब मैंने उस क्रिस्टल को देखा तो मेरे भीतर अचानक एक तीव्र लालसा पैदा हुई। इतनी तीव्र कि मैं खुद चौंक गया। मेरा शरीर मुझे बता रहा था कि यह वस्तु मेरे लिए बेहद लाभदायक है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हर हाल में हासिल करना चाहिए। मैं सोचने लगा, क्या इन दोनों ज़ॉम्बियों की लड़ाई इसी क्रिस्टल के लिए थी? तभी मैंने देखा कि टैंक ज़ॉम्बी ने वह सफेद क्रिस्टल सीधे निगल लिया। अगले ही पल वह पागलों की तरह गर्जना करने लगा। वह बार बार अपनी छाती पीट रहा था और आसपास खड़ी कारों पर घूंसे बरसा रहा था। उसकी ताकत पहले से भी अधिक भयावह लग रही थी। आसपास घूम रहे साधारण ज़ॉम्बियों ने यह दृश्य देखा। सभी तुरंत रुक गए। फिर बिना किसी आदेश के उसे दूरी बनाने लगे, मानो उनकी प्रवृत्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो। यह प्राणी अब हमसे कहीं अधिक खतरनाक है। वे सभी उससे डर रहे थे। मैंने गहरी सांस ली। अब लगभग निश्चित हो चुका था कि ये क्रिस्टल ज़ॉम्बियों के विकास का प्रमुख स्रोत है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन्हें देखकर मेरे अंदर जो लालसा पैदा हुई थी, वह इंसानी मांस खाने की इच्छा से भी कई गुना अधिक थी। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मेरे मन में केवल एक विचार रह गया। अगर मैं भी ऐसा क्रिस्टल हासिल कर लूं, तो शायद मेरी ज़ॉम्बी नियंत्रण की शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी। और पहली बार मैंने सक्रिय रूप से शक्तिशाली बनने की इच्छा महसूस की। लेकिन समस्या यह थी कि मैं उस टैंक ज़ॉम्बी का मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी मेरी नजर रसोई में रखे गैस सिलेंडर पर पड़ी और मेरे दिमाग में उसे खत्म करने की एक योजना आ गई। उधर युन रुओशुए भी बाहर की हलचल सुन चुकी थी। भले ही वह 7वीं मंजिल से नीचे का दृश्य नहीं देख पा रही थी, लेकिन अपने पिछले जन्म के अनुभव के आधार पर वह समझ गई कि रक्तिम चंद्रमा, ब्लड मून के बाद पूरी दुनिया शुद्धिकरण के दौर में प्रवेश कर चुकी है। ज़ॉम्बी और उत्परिवर्तित राक्षसी जीव एक दूसरे को मारकर विकसित हो रहे थे, जबकि मानव बचे हुए लोग गोल्डन कोर हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बाद में इंसानों ने साधना की विधियां भी विकसित कर ली थीं, और युन रुओशुए, जो अपने पिछले जन्म में मानव जाति की सर्वोच्च सम्राज्ञी थी, सबसे शक्तिशाली ल्यूली ब्रीदिंग आर्ट का अभ्यास करती थी।
वह जानती थी कि उसका ज़ॉम्बी पिता अभी केवल एक साधारण निम्न स्तरीय ज़ॉम्बी है और ऐसे प्रलय में उसका जीवित रहना बेहद कठिन होगा। इसलिए उसे जल्दी से जल्दी मजबूत बनना था ताकि वह अपने पिता और खुद दोनों की रक्षा कर सके। हालांकि वह अभी एक शिशु थी, लेकिन फिर भी लियूली ब्रीदिंग आर्ट का अभ्यास कर सकती थी। ब्लड मून के बाद वातावरण में फैले ऊर्जा कणों को अपने शरीर में खींचते हुए उसने साधना शुरू कर दी। तकनीक सक्रिय होते ही उसका छोटा सा शरीर कांपने लगा और ऊर्जा धीरे धीरे उसके अंदर समाने लगी। युन रुओशुए अपने पुनर्जन्म को लेकर बेहद खुश थी। इस बार उसे प्रलय के शुरुआती दौर से ही सर्वोच्च साधना विधि का लाभ मिल रहा था। ऊर्जा कणों की बाढ़ उसके शरीर में समा रही थी, जिससे उसकी हड्डियां मजबूत हो रही थीं और उसकी मानसिक शक्ति भी तेजी से बढ़ रही थी। जब मैं नीचे से वापस बेडरूम में आया तो देखा कि उसका शरीर कांप रहा है। मुझे लगा कि उसे ठंड लग गई है या वह बीमार हो रही है, इसलिए मैं तुरंत एक कंबल लाकर उसे ढकने लगा। युन रुओशुए मेरी हरकत से जाग गई। मुझे चिंतित देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसी क्षण उसने पहली बार अपने ज़ॉम्बी पिता के प्यार और स्नेह की गर्माहट महसूस की। पिछले जन्म में वह अनाथालय में पली बड़ी थी और इंसानी रिश्तों की बेरुखी झेल चुकी थी। ये पहली बार था जब उसे पिता का प्यार महसूस हो रहा था। जब मैंने देखा कि छोटी किकी बिल्कुल ठीक है, तब मेरा ध्यान फिर उस टैंक ज़ॉम्बी की ओर गया। वह एक चलता फिरता टाइम बम था और उसे जल्द से जल्द खत्म करना जरूरी था। शाम होते ही मैंने अपने नियंत्रण में मौजूद नंबर 1 ज़ॉम्बी पपेट को टैंक ज़ॉम्बी को उकसाने के लिए भेजा। उसने एक फूलदान उठाकर टैंक ज़ॉम्बी के सिर पर दे मारा और तुरंत भाग निकला। योजना के अनुसार वह उसे उस दुकान तक ले आया जहां मैंने पहले से गैस सिलेंडर लगा रखे थे। जैसे ही पपेट दुकान में घुसा, विशालकाय टैंक ज़ॉम्बी भी दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गया। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि उसने मेरे ज़ॉम्बी पपेट को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया। उसी समय नंबर 2 ज़ॉम्बी पपेट दुकान में घुसा, दरवाजा बंद किया और लाइटर से गैस को आग लगा दी। अगले ही पल एक भयंकर विस्फोट हुआ। धमाके का सीधा प्रहार झेलते हुए टैंक ज़ॉम्बी आग के समंदर में तड़प तड़प कर चीखने लगा। काफी संघर्ष के बाद वह दुकान से बाहर निकल पाया, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही धड़ाम से गिर पड़ा। मैंने तुरंत अपने पपेट्स से मानसिक संपर्क तोड़ दिया और दूर से स्थिति देखने लगा। जब वह विशाल ज़ॉम्बी पूरी तरह जलकर कोयला बन गया, तब भी मैंने लगभग 15 मिनट तक इंतजार किया। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही मैं उसके पास गया। उसका चेहरा पहचान से बाहर हो चुका था और शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी खोपड़ी को काटा और उसके दिमाग के पीछे से एक सफेद लाल रंग का गोल्डन कोर निकाला। ये कोर पहले देखे गए सफेद कोर से कहीं अधिक आकर्षक था। मेरे अंदर इसे निगलने की इच्छा पहले से भी ज्यादा प्रबल हो गई। मेरे अनुमान के अनुसार सफेद कोर सामान्य ज़ॉम्बियों के आपस में एक दूसरे को खाकर विकसित होने से बनते थे, जबकि यह लाल सफेद कोर उससे भी ऊंचे स्तर का था। चूंकि विस्फोट की आग से आसपास के ज़ॉम्बी आकर्षित होकर आने लगे थे, इसलिए मैंने जल्दी से कोर उठा लिया और रास्ते में 2 स्वस्थ ज़ॉम्बियों को नए पपेट के रूप में चुन लिया। अपार्टमेंट लौटने के बाद मैंने अपने ज़ॉम्बी पपेट्स को नीचे पहरा देने के लिए तैनात कर दिया। फिर मैं अपने कमरे में आया और आखिरकार उस गोल्डन कोर को निगल गया। कोर की शक्ति मेरे शरीर को बदलने लगी। मेरी त्वचा पहले से ज्यादा इंसानों जैसी दिखने लगी। सिर्फ रूप ही नहीं, बल्कि मेरी ताकत, फुर्ती और शारीरिक क्षमता भी बढ़ गई। कुछ देर की चक्कराहट के बाद मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गया। मेरी पांचों इंद्रियां तीक्ष्ण हो गईं और ज़ॉम्बियों को नियंत्रित करना भी बहुत आसान हो गया। अब मैं एक साथ 5 ज़ॉम्बियों को नियंत्रित कर सकता था। इतना ही नहीं, मुझे एक नई क्षमता भी मिली, साझा दृष्टि, शेयर्ड विजन। पहले मैं केवल अपनी नजरों के दायरे में मौजूद ज़ॉम्बियों को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन अब मैं दूर से भी ऐसा कर सकता था। परीक्षण के बाद पता चला कि मेरी मानसिक शक्ति की सीमा लगभग 1 किलोमीटर तक फैल चुकी थी। इस दायरे में मुझे खुद सामने जाने की जरूरत नहीं थी। मैं कहीं भी बैठकर अपने ज़ॉम्बियों को नियंत्रित कर सकता था। इससे मेरी जीवित रहने की क्षमता कई गुना बढ़ गई। उधर युन रुओशुए ने विस्फोट और विकसित ज़ॉम्बी की दर्दनाक चीखें सुनी। उसे अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं थी, क्योंकि वह 7वीं मंजिल पर थी, लेकिन उसका ज़ॉम्बी पिता लंबे समय तक वापस नहीं लौटा। इस बात ने उसे बेहद बेचैन कर दिया। वह जानती थी कि उन्नत ज़ॉम्बी कितने खतरनाक होते हैं। अपनी वर्तमान शिशु अवस्था में वह उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती थी। इसलिए वह केवल प्रार्थना कर सकती थी कि भगवान उससे उसके इस ज़ॉम्बी पिता को न छीन लें, जिसने उसे पहली बार पिता का प्यार दिया था। वह साधना जारी रखना चाहती थी, लेकिन चिंता के कारण उसका मन बिल्कुल शांत नहीं हो पा रहा था। तभी बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई। यून रुओशुए ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वह जानती थी कि इस घर की चाबी केवल उसके ज़ॉम्बी पिता के पास है। मैं जब अंदर आया और उसे मुस्कुराते देखा तो मेरे दिल में भी गर्माहट भर गई।
अपनी बढ़ी हुई शक्ति के बारे में सोचकर मुझे खुशी हुई कि अब मैं उसकी बेहतर रक्षा कर सकता हूं। इसके बाद मैं सीधे रसोई में गया और उसके लिए दूध तैयार करने लगा। उसे स्वाद लेकर दूध पीते हुए देखकर मुझे लगा कि मेरे इस सड़े गले ज़ॉम्बी शरीर में भी फिर से जीवन की ऊर्जा लौट आई है। आगे कहानी में नायक अपनी शक्ति बढ़ाने, लड़ाकू कौशल सीखने और मार्शल आर्ट्स जानने वाले ज़ॉम्बी बनने की दिशा में कदम बढ़ाता है। असल लड़ाई में केवल वास्तविक युद्ध ही दूरी का सही अंदाजा, दुश्मन की प्रतिक्रिया को पढ़ने और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकता है। लगातार अभ्यास और कई लड़ाइयों के बाद मेरी फाइटिंग स्किल्स में जबरदस्त सुधार हुआ। अब मैं साधारण ज़ॉम्बियों के सीधे हमलों का आसानी से सामना कर सकता था। जो कभी लड़ाई के बारे में कुछ नहीं जानता था, वह अब एक कुशल योद्धा बन चुका था। साथ ही मुझे एक और दिलचस्प बात पता चली। मैं एक ही समय में कई काम कर सकता था। एक तरफ मैं खुद लड़ाई का अभ्यास करता और दूसरी तरफ अपने ज़ॉम्बी पपेट्स को सामान खोजने के लिए नियंत्रित करता। उनके साझा दृष्टिकोण, शेयर्ड विजन के जरिए मैं आसपास की स्थिति पर भी नजर रख सकता था। इसी दौरान मुझे सनशाइन अपार्टमेंट की पहली इमारत की तीसरी मंजिल पर कुछ अजीब दिखाई दिया। दो ज़ॉम्बी किसी कमरे में सामान खोज रहे थे कि तभी एक धुंधली सी परछाई बिजली की तरह वहां से गुजरी। उसकी गति इतनी भयावह थी कि अगर जमीन पर निशान न छूटे होते तो मुझे लगता कि मेरी आंखों ने धोखा दिया है। मैंने तुरंत अपने पपेट्स को उस परछाई का पीछा करने का आदेश दिया। कुछ मिनट बाद आखिरकार मैं उस राक्षस को साफ देख पाया। वह एक बेहद विकृत और डरावना ज़ॉम्बी था। उसकी त्वचा लगभग पूरी तरह झड़ चुकी थी। दांत और जीभ भयानक रूप से विकृत हो चुके थे। उसके हाथ पैर किसी जंगली जानवर के पंजों में बदल गए थे। वह सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था और चारों हाथ पैरों पर चलता था। लेकिन बदले में उसे ऐसी गति और विस्फोटक शक्ति मिली थी जो साधारण ज़ॉम्बियों की कल्पना से भी परे थी। वह दीवारों और छतों पर मकड़ी की तरह दौड़ सकता था। उस राक्षस को देखकर मेरे पपेट्स तक डर महसूस करने लगे। अगले ही पल वह रक्त रंजित ज़ॉम्बी बिजली की तरह झपटा। मेरे दो पपेट्स को उसने 1 सेकंड से भी कम समय में टुकड़ों में बदल दिया। यह आखिर है क्या? मुख्य शरीर में लौटने के बाद भी मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ब्लड मून के बाद विकसित हुए कुछ ज़ॉम्बी मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। मेरी वर्तमान शक्ति उनके सामने कुछ भी नहीं थी। अगर मैं अपने सभी पपेट्स को एक साथ भी भेज देता तो शायद वे पल भर में मारे जाते। अब मैं केवल यही उम्मीद कर सकता था कि वह भयानक रक्त रंजित ज़ॉम्बी मेरी बिल्डिंग तक न पहुंचे। मैंने समय बर्बाद करना बंद कर दिया। हर दिन ज़ॉम्बियों के साथ वास्तविक लड़ाई का अभ्यास करने लगा। 1 सप्ताह बाद मैं 3 ताकतवर ज़ॉम्बियों से घिरे होने के बावजूद तंग जगह में आराम से लड़ सकता था। मैं सही मौके का इंतजार करता और विशेष तकनीकों का इस्तेमाल करके उन्हें एक एक कर गिरा देता। उधर सामान खोजते हुए मेरे पपेट्स लगातार विकसित ज़ॉम्बियों की गतिविधियों पर भी नजर रख रहे थे। मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि रक्त रंजित ज़ॉम्बी जैसे राक्षसों को पर्याप्त शक्ति हासिल किए बिना चुनौती देना आत्महत्या होगी। इसी दौरान 7वीं मंजिल पर छोटी युनरुओशुए भी लगातार साधना कर रही थी। शुरुआत में वह केवल एक चांदी की सुई को हिलाने भर में थक जाती थी, लेकिन अब वह अपने पूरे शिशु शरीर को जमीन से 1-2 सेंटीमीटर ऊपर उठा सकती थी। उड़ना लगभग हर इंसान का सपना होता है। हालांकि वह अभी सचमुच उड़ नहीं सकती थी, लेकिन उसकी प्रगति बेहद आश्चर्यजनक थी। अगर किसी बड़े सर्वाइवर संगठन को यह पता चल जाता कि एक शिशु हवा में तैर सकता है, तो वे उसे पाने के लिए टूट पड़ते। उसकी प्रतिभा सचमुच राक्षसी स्तर की थी। एक दिन लड़ाई का अभ्यास खत्म करने के बाद मैं ऊपर जाने ही वाला था कि अचानक मेरे पपेट्स में से एक ने महत्वपूर्ण सूचना भेजी। एक दुबला पतला मानव जीवित बचने के लिए भोजन ढूंढ रहा था, लेकिन उसका पीछा एक विकसित फुर्तीला ज़ॉम्बी, एजिलिटी ज़ॉम्बी, कर रहा था। ये वही प्रकार का विकसित ज़ॉम्बी था जिसकी मैं काफी समय से तलाश कर रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने पंजों से कार का दरवाजा भेदकर दिशा बदली और कुछ ही सेकंड में उस इंसान को पकड़ लिया। बेचारा जीवित बचा इंसान मौके पर ही मारा गया, लेकिन मेरी नजर उस पर नहीं थी। मेरी नजर उस विकसित ज़ॉम्बी पर थी। टैंक ज़ॉम्बी का गोल्डन कोर खाने के बाद से मेरे अंदर और शक्तिशाली बनने की तीव्र इच्छा पैदा हो चुकी थी। मैंने तुरंत एक पपेट को उसकी निगरानी पर लगाया और बाकी 4 पपेट्स को बुला लिया। सभी को फायर फाइटर सूट और कुल्हाड़ियां दी गईं। फिर मैंने उन्हें साधारण ज़ॉम्बियों की तरह दिखते हुए आधे घेरे, सेमी एंक्लोजर फॉर्मेशन में आगे बढ़ने का आदेश दिया। मैं जानता था कि अगर सीधे हमला किया तो यह फुर्तीला ज़ॉम्बी आसानी से भाग जाएगा या मेरे सभी पपेट्स को मार डालेगा। जब दूरी केवल 10 मीटर रह गई, मैंने अचानक हमला करवा दिया। फुर्तीला ज़ॉम्बी बेहद तेज था और कई वारों से बच गया, लेकिन मेरी घेराबंदी रणनीति सफल रही
उसकी दाहिनी बांह और पीठ पर गहरे घाव पड़ गए। हालांकि उसने जवाबी हमला करते हुए एक पपेट का सिर चकनाचूर कर दिया। मैंने तुरंत दो पपेट्स को सामने से हमला करने भेजा, जबकि बाकी दो पीछे से घेर कर वार करने लगे। कुछ ही पलों में उसकी कमर पर कुल्हाड़ी का गहरा वार लगा। मांस का बड़ा हिस्सा कटकर गिर पड़ा। घायल होने के बाद उसने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई और एक और पपेट का सिर तोड़ दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बाकी तीन पपेट्स ने एक साथ हमला कर दिया। घने कुल्हाड़ी वारों से बचना उसके लिए असंभव था। आखिरकार फुर्तीला ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो गया। मैंने तुरंत उसका सिर फाड़कर गोल्डन कोर निकाल लिया और अपने इलाके में वापस लौट आया। ये कोर भी पहले वाले की तरह सफेद था, लेकिन उसमें हल्की लाल आभा मौजूद थी। इसका मतलब था कि यह ज़ॉम्बी भी पहले किसी गोल्डन कोर को निगल चुका था। मैंने बिना देर किए उसे निगल लिया। एक बार फिर ऊर्जा का विशाल सैलाब मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। परिवर्तन पूरा होने के बाद मेरी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। अब मैं एक साथ 10 ज़ॉम्बियों को नियंत्रित कर सकता था। मेरी मानसिक शक्ति की अधिकतम सीमा बढ़कर 3 किलोमीटर तक पहुंच गई। अपनी नई शक्ति से उत्साहित होकर मैंने मजबूत शरीर वाले ज़ॉम्बियों को चुना, उन्हें फायर फाइटर सूट पहनाए और एक विशेष ज़ॉम्बी स्क्वाड बना डाला। उन्हें देखकर मैं बेहद संतुष्ट हुआ। मेरे मन में विशाल ज़ॉम्बी सेना बनाने का सपना जन्म लेने लगा। मैं कल्पना करने लगा कि एक दिन हजारों ज़ॉम्बी मेरे आदेश पर पूरी दुनिया में युद्ध करेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं पहली इमारत में छिपे उस रक्त रंजित राक्षस को नहीं भूला था। आज फुर्तीले ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वह रक्त रंजित राक्षस उससे भी कहीं अधिक खतरनाक है। फिलहाल उसके बारे में जानकारी बहुत कम थी, इसलिए मैंने तय किया कि कुछ दिनों बाद पहले उसकी असली शक्ति का परीक्षण करूंगा। आखिर वह मेरे लिए एक टाइम बम जैसा था। अगले 3 दिनों में मैंने छठी मंजिल को पूरी तरह प्रशिक्षण केंद्र में बदल दिया। लगातार लड़ाइयों और अभ्यास के कारण मेरी ताकत, गति और युद्ध कौशल तेजी से बढ़ रहे थे। अब मैं पहले जैसा साधारण सर्वाइवर बिल्कुल नहीं रहा था। प्रशिक्षण खत्म होने के बाद मैं 7वीं मंजिल पर लौटा और छोटी किकी को दूध पिलाने लगा। उसे मासूम मुस्कान के साथ हंसते देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसकी भूख पहले से काफी बढ़ चुकी थी। दूध पिलाने के बाद मैंने लूटे गए खिलौनों से उसे खुश करने की कोशिश की। यून रुओशुए अंदर से बेहद असहाय महसूस कर रही थी। बाहर से वह एक साधारण बच्ची थी, लेकिन उसके भीतर एक पुनर्जन्मी महान सम्राज्ञी की आत्मा मौजूद थी। अपने जॉम्बी पिता को बच्चों जैसी हरकतें करते देख वह कुछ नहीं कर सकती थी। फिर भी वह जानती थी कि यह सब उसके लिए प्यार से किया जा रहा है, इसलिए उसने मुस्कुराकर साथ दिया। लेकिन जब मैंने उसकी मुस्कान देखी तो मैं और ज्यादा उत्साह से उसे हंसाने लगा। यून रुओशुए की पलकें तक फड़क उठी। छोड़ो, इसे मानसिक शक्ति का अभ्यास ही समझ लेती हूं। आखिरकार छोटी साम्राज्य ने मन ही मन हार मान ली। उधर मैं एक महत्वपूर्ण फैसला कर चुका था। अब समय आ गया था पहली इमारत में मौजूद उस भयावह रक्त रंजित राक्षस की असली शक्ति का परीक्षण करने का। दोस्तों, फिक्र मत करो, इस कहानी का अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है और वही इस पूरी कहानी का फाइनल पार्ट होगा। मैंने पूरे इंटरनेट पर काफी खोजबीन की, तब जाकर बड़ी मुश्किल से इसका आगे का हिस्सा मिला है। इसलिए इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं होगा। फाइनल पार्ट 1 घंटे से भी ज्यादा लंबा होगा और पूरी कहानी को खत्म करेगा। अगर आप अगला पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके चेहरे पर फैली मासूम मुस्कान देखकर वह भी अनायास मुस्कुरा उठा। उसे महसूस हुआ कि छोटी चीची की भूख अब पहले से काफी बढ़ गई है।
वह उसे प्यार से खाना खिलाने लगा और साथ ही बाहर से ढूंढकर लाए कुछ खिलौने भी उसके सामने रख दिए। दूसरी तरफ रुआशुआ अपने ज़ॉम्बी पिता को बड़े ध्यान से देख रही थी। वह अपने बेहद अजीब और भोंडे तरीकों से उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। यह दृश्य देखकर रुआशुआ कुछ पल के लिए बिल्कुल निशब्द रह गई। आखिर बाहर से भले ही वह एक नन्ही बच्ची दिखाई देती हो, लेकिन उसके भीतर अब भी पिछले जन्म की यादों वाली एक परिपक्व, शांत और निर्णय लेने में सक्षम महान सम्राज्ञी मौजूद थी। उसके लिए ये बच्चों वाले खेल-कूद और खिलौने बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थे। फिर भी वह समझ सकती थी कि उसका ज़ॉम्बी पिता यह सब पूरी ईमानदारी और प्यार से कर रहा है। इसलिए उसने उसकी भावना का सम्मान करने का फैसला किया। रुआशुआ ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान ला दी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह छोटी सी प्रतिक्रिया उल्टा असर कर देगी। जैसे ही उसने मुस्कुराया, उसका ज़ॉम्बी पिता और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। उसे लगा कि उसकी बेटी को उसके खेल बहुत पसंद आ रहे हैं। बस फिर क्या था, वह पहले से भी ज्यादा जोश के साथ उसे हंसाने और खिलाने में लग गया। यह देखकर रुआशुआ की आंख हल्की सी फड़क उठी। उसके मन में थोड़ी झुंझलाहट पैदा हो गई, क्योंकि उसकी एक छोटी सी मुस्कान ने उसके ज़ॉम्बी पिता का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया था। अपने अंदर फिर से जागे जोश को देखकर वह हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन फिलहाल उसने इस बात को नजरअंदाज करने का फैसला किया। पूरी तरह शुद्ध होने के बाद उसने अपनी स्टील की बड़ी तलवार को हवा में घुमाया। तलवार इतनी तेजी से चली कि उससे सीटी जैसी आवाज निकलने लगी, जो उसकी बढ़ती ताकत का सबूत थी। हालांकि उसकी ट्रेनिंग अभी भी काफी साधारण थी। वह सिर्फ अपनी पिछली यादों में देखी गई मार्शल आर्ट्स फिल्मों की नकल करते हुए बुनियादी वारों का अभ्यास कर रहा था। लेकिन उसके मन में एक बात साफ थी, अगर उसकी ताकत लगातार बढ़ती रही तो फिर साधारण हथियार भी दुश्मनों की रक्षा को चकनाचूर कर सकते थे। दूसरी तरफ रुओशुआ यह सब देखकर पूरी तरह हैरान थी। उसे एहसास हो चुका था कि यह ज़ॉम्बी वास्तव में अपनी ताकत बढ़ा रहा था। एक सामान्य ज़ॉम्बी होने के बावजूद उसमें इंसानों जैसी चेतना मौजूद थी और वह हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता था। यही वजह थी कि वह बाकी निचले स्तर के ज़ॉम्बियों से कहीं बेहतर था, क्योंकि अधिकांश ज़ॉम्बी न तो रणनीति समझते थे और न ही किसी उपकरण का उपयोग कर पाते थे। लेकिन रुओशुआ कोई साधारण लड़की नहीं थी। अपने पिछले जन्म में वह एक महान साम्राज्य रह चुकी थी और युद्ध तथा मार्शल आर्ट्स की विशेषज्ञ थी। इसलिए जब उसने उसके तलवार चलाने के तरीके को देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। सच कहें तो उसे उसकी तकनीक बेहद खराब लगी। रुओशुआ को पूरा विश्वास था कि उसकी पिछली जिंदगी में जिन योद्धाओं को उसने देखा था उनमें से कोई भी असली मार्शल आर्ट्स मास्टर इस जोम्बी पिता को एक ही पल में मार गिरा सकता था। उधर उसने देखा कि रुओशुआ लगातार उसे घूर रही है। उसने गलतफहमी में यह समझ लिया कि वह उसकी शानदार तलवारबाजी से प्रभावित हो गई है। बस फिर क्या था, वह और भी ज्यादा जोश के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। अगले कुछ दिनों में उसने रुओशुआ को छठी मंजिल के बड़े लिविंग रूम में आजादी से घूमने की अनुमति दे दी। यह जगह सातवीं मंजिल की बंद और अंधेरी जगह की तुलना में कहीं ज्यादा खुली और रोशन थी। वह वहीं अपनी लड़ाई की तकनीकों का अभ्यास करता रहा, जबकि रुओशुआ भी चुपचाप अपनी तैयारी में लगी हुई थी। वह धीरे धीरे सीधे चलने की प्रैक्टिस कर रही थी और साथ ही अपनी मानसिक शक्तियों यानी टेलीकिनेसिस को भी गुप्त रूप से मजबूत बना रही थी। हर गुजरते दिन के साथ उसकी चाल और भी स्थिर होती जा रही थी। वह सचमुच किसी जन्मजात प्रतिभा जैसी दिखाई देने लगी थी। लेकिन रुओशुआ के दिल में खतरे का एहसास लगातार बढ़ता जा रहा था। खून में हुए बदलाव के बाद पूरी दुनिया बदल चुकी थी। जॉम्बी और म्यूटेंट जानवर दोनों ही अविश्वसनीय गति से विकसित हो रहे थे। वह जानती थी कि एक साधारण जॉम्बी इस नई दुनिया में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। अगर उसे जीना है तो जल्दी से जल्दी और ताकतवर बनना होगा, कम से कम इतना कि वह इस प्रलयग्रस्त दुनिया में किसी पर बोझ न बने। तभी अचानक बाहर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। पूरी इमारत उस आवाज से गूंज उठी। आवाज सुनते ही उसने तुरंत अपनी चेतना को अपने शेर कठपुतलियों की ओर भेजा और जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। बाहर दो विकसित जॉम्बी एक दूसरे से जानलेवा लड़ाई लड़ रहे थे। उनमें से एक लगभग 2.5 मीटर लंबा विशाल टैंक टाइप जॉम्बी था। उसकी मुट्ठियां इतनी ताकतवर थीं कि हर मुक्के के साथ हवा तक कांप उठती थी। जहां उसका वार पड़ता वहां जमीन में गहरे गड्ढे बन जाते। दूसरी तरफ था एक भयानक लिक्कर। वह चारों पैरों पर झुका हुआ था और उसकी गति इतनी तेज थी कि आंखों से उसका पीछा करना मुश्किल था। उसके पंजे विशाल दरांती की तरह तेज थे। हर वार जमीन को चीर कर रख देता था। दोनों विकसित राक्षस पूरी ताकत के साथ एक दूसरे को खत्म करने में लगे हुए थे। यह लड़ाई इतनी भयंकर थी कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। यह दृश्य देखकर उसके दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई, क्योंकि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका था।
दो शक्तिशाली विकसित ज़ॉम्बी एक दूसरे को कमजोर कर रहे थे। उसे बस सही समय का इंतजार करना था। जैसे ही दोनों थक कर गिरेंगे, वह बीच में आकर पूरा फायदा उठा सकता था। यह सोचकर वह तुरंत दरवाजे से बाहर निकला और सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा। उधर रुओशुआ बाहर की हलचल सुनकर परेशान हो गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वह शेर कठपुतलियों को नियंत्रित कर सकता है। उसने यही सोचा कि यह मूर्ख ज़ॉम्बी अकेला ही लड़ाई करने निकल गया है। लेकिन अभी उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह उसके पीछे जा सके। इसलिए वह सिर्फ कमरे में बैठकर उसकी सलामती की प्रार्थना कर सकती थी। उधर नीचे उतरते हुए उसने अपनी सभी शेर कठपुतलियों को बुला लिया। उनका नेता था स्टोन। पूरी तरह हथियारों से लैस यह छोटा दस्ता चुपचाप ग्रीन बेल्ट की ओर बढ़ने लगा। काफी देर तक चली भयंकर लड़ाई के बाद आखिरकार दोनों राक्षस टूट चुके थे। वे लगभग एक दूसरे को खत्म कर चुके थे। आखिरी क्षणों में लाल रंग के उस लिक्कर ने टैंक ज़ॉम्बी का एक हाथ उखाड़ दिया और कुछ ही देर बाद वह विशाल टैंक ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ा। वह मर चुका था। हालांकि लिक्कर जीत गया था, लेकिन यह जीत भी उसे भारी कीमत चुकाकर मिली थी। वह बुरी तरह घायल और थका हुआ था। जैसे ही वह अपने शिकार पर अधिकार जमाने वाला था, अचानक चारों तरफ से शेर कठपुतलियों ने उसे घेर लिया। लिक्कर ने गुस्से से दहाड़ लगाई और उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन जिन कठपुतलियों को वह अपनी चेतना से नियंत्रित कर रहा था, उन पर डर का कोई असर नहीं पड़ता था। अगले ही पल स्टोन ने अपनी फायर एक्स उठाई और पूरी ताकत से वार कर दिया। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लगातार कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी और उस घायल विकसित राक्षस पर बेरहमी से हमला करने लगा। टैंक ज़ॉम्बी द्वारा शुरू किया गया काम अब उसने पूरी तरह खत्म कर दिया। मरे हुए दोनों विकसित ज़ॉम्बियों के दिमाग से निकाले गए ऊर्जा कोर लगभग पूरी तरह लाल हो चुके थे। यह इस बात का साफ संकेत था कि वे पहले ही अपने जैसे कई ज़ॉम्बियों को खाकर विकसित हो चुके थे। वह तुरंत तीसरी मंजिल पर लौट आया। इस बार वह इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने दोनों ऊर्जा कोर एक साथ निगल लिए। अगले ही पल उसके शरीर में ऊर्जा का ऐसा विस्फोट हुआ जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन असली बदलाव उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में हो रहा था। भयानक मानसिक शक्ति की एक विशाल लहर उसकी चेतना में उमड़ पड़ी। वह शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसकी सहन शक्ति की सीमा तुरंत टूट गई। उसका सिर फटने जैसा दर्द करने लगा। कुछ ही देर बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह पूरी तरह बेहोश हो गया। उधर सातवीं मंजिल पर रुओशुआ बेचैनी से सोफे पर इधर उधर लुढ़क रही थी। काफी समय बीत चुका था और बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। धीरे धीरे उसने उम्मीद खोनी शुरू कर दी। उसे यकीन हो गया था कि उसका ज़ॉम्बी पिता उन विकसित ज़ॉम्बियों के हाथों मारा जा चुका है। उसके दिल में उदासी भर गई। वह सोच रही थी कि आखिर वह इतना उतावला क्यों था। कुछ समय और इंतजार कर लेता तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन तभी क्लिक, दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आई। रुओशुआ ने तुरंत सिर उठाया। उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान फैल गई। वह लड़खड़ाते कदमों से दौड़ती हुई उसकी तरफ पहुंची और उत्साह में एक शब्द बोल बैठी, पापा। यह सुनते ही वह वहीं जड़ हो गया, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। छोटी चीची ने अभी अभी उसे पापा कहा था। 2 जन्म जीने के बावजूद उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं रही थी और आज अचानक वह एक पिता बन गया था। यह एहसास इतना अजीब और खूबसूरत था कि वह खुशी और घबराहट दोनों में डूब गया। उधर रुओशुआ खुद भी चौंक गई। उत्साह में उसके मन का शब्द अनजाने में उसके होंठों से निकल गया था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। आखिर उसके अंदर पिछले जन्म की आत्मा मौजूद थी। बोलना उसके लिए मुश्किल नहीं था। पुनर्जन्म के बाद उसने बस बोलने का अभ्यास नहीं किया था। हालांकि उसका ज़ॉम्बी पिता इतनी गहराई से सोचने वाला नहीं था। उसने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया कि उसकी बेटी कोई बेजोड़ प्रतिभा है। उसके अनुसार चीची इतनी जीनियस थी कि बिना किसी के सिखाए बोलना सीख गई। खुशी में उसने 2 बार धीमी गुर्राहट की। हालांकि वह खुद अभी भी इंसानों की तरह बोल नहीं सकता था। इस विकास के बाद उसकी शक्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। अब वह एक साथ 30 कठपुतलियों को नियंत्रित कर सकता था। साथ ही उसकी मानसिक शक्ति का दायरा बढ़कर लगभग 8 किलोमीटर तक पहुंच गया था। नई ताकत मिलते ही उसने अपनी सेना बढ़ाने का फैसला कर लिया। उधर रुओशुआ ने भी एक बड़ा फैसला लिया। वह अब सिर्फ दूध का पाउडर पीकर तंग आ चुकी थी। उसने अपना छोटा सा मुंह खोला और 2 कतारों में उगे नन्हे दांत दिखाए। उसका मतलब बिल्कुल साफ था, अब उसे असली खाना चाहिए था। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाया था। वह तुरंत छठी मंजिल पर गया। वहां उसने चावल की पतली खिचड़ी बनाई और उसमें दूध पाउडर मिलाकर नरम पेस्ट तैयार किया। छोटी चीची ने चम्मच हाथ में लिया और खुद ही खाना शुरू कर दिया।
बल्कि उसे उसके मदद करने के प्रयास भी थोड़े परेशान करने वाले लगे। मानो वह कह रही हो, मैं खुद खा सकती हूं। उसे अपनी बेटी को इतना समझदार देखकर बेहद गर्व महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि छोटी चीची सचमुच बड़ी हो रही है। इसी दौरान उसके मन में एक साहसी विचार आया। वह सोचने लगा, क्या मैं विकसित ज़ॉम्बियों को भी अपनी कठपुतली बना सकता हूं? और जल्द ही उसे इसका मौका मिल गया। उसकी एक शेर कठपुतली ने कई किलोमीटर दूर एक अकेले टैंक टाइप विकसित ज़ॉम्बी को खोज निकाला। वह तुरंत अपनी टीम लेकर वहां पहुंचा। इस बार उसने सभी कठपुतलियों को साधारण ज़ॉम्बियों का रूप देकर आगे बढ़ाया। जब वे लगभग 100 मीटर की दूरी पर पहुंचे, उसने अपनी मानसिक शक्ति छोड़ दी। जैसा कि उसने सोचा था, विकसित ज़ॉम्बी की मानसिक रक्षा साधारण ज़ॉम्बियों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। उसे काफी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उसकी मानसिक शक्ति पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। कुछ ही देर में उसने उस रक्षा को तोड़ दिया और सफलतापूर्वक उस विशालकाय ज़ॉम्बी को अपनी नई कठपुतली बना लिया। उसने उसका नाम रखा कैनन। कैनन का शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। उसकी भुजाएं मांसपेशियों के विशाल गुच्छों जैसी दिखती थीं। एक हार्डवेयर स्टोर से उसने उसके लिए 100 पाउंड से भी भारी 2 विशाल लोहे के हथौड़े ढूंढ निकाले। जब कैनन उन हथौड़ों को लेकर कॉलोनी के मुख्य द्वार पर खड़ा होता था, तो वह किसी द्वारपाल देवता से कम नहीं लगता था। अब उनकी सुरक्षा लगभग अभेद्य हो चुकी थी। कुछ समय बाद उसने एक और विकसित ज़ॉम्बी को अपने नियंत्रण में कर लिया। इस बार वह एक एजिलिटी टाइप ज़ॉम्बी था। उसका नाम रखा गया लाइटनिंग। लाइटनिंग की गति अविश्वसनीय थी। साथ ही वह 2 तलवारों का माहिर योद्धा भी था। उसकी तेजी कैनन की धीमी गति की कमी को पूरी तरह पूरा कर देती थी। अब उसके पास एक शक्तिशाली रक्षक था, एक तेज हमलावर था और 20 सामान्य कठपुतलियां भी थीं। उसे लगने लगा कि इस प्रलयग्रस्त दुनिया में अब वह कहीं भी जा सकता है। एक दिन कैनन आपूर्ति की तलाश में बाहर निकला। तभी उसका सामना एक विशाल म्यूटेंट कुत्ते से हुआ। उसकी लंबाई लगभग 2 मीटर थी। उसका काला फर लोहे की सुइयों जितना कठोर था और उसका शरीर जंगली सुअर जितना मोटा और मजबूत दिखाई दे रहा था। यह पहली बार था जब उन्होंने किसी ऐसे म्यूटेंट जीव का सामना किया था जो इंसान नहीं था। उसने तुरंत कैनन को नियंत्रित किया और लड़ाई शुरू कर दी। कैनन ने अपना विशाल हथौड़ा घुमाया। धड़ाम! एक ही वार में उस विशाल कुत्ते का अगला पंजा टूट गया। इसके बाद दूसरा वार सीधे उसके सिर पर पड़ा और उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई। कुत्ते के मस्तिष्क के अंदर से उसे एक सफेद क्रिस्टल मिला। इससे एक महत्वपूर्ण तथ्य साबित हो गया। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी म्यूटेट होकर विकसित हो सकते थे। उस विशाल म्यूटेंट कुत्ते के दिमाग से निकला सफेद क्रिस्टल देखकर वह समझ गया कि सिर्फ जॉम्बी ही नहीं, बल्कि म्यूटेंट जानवर भी ऐसे खजाने अपने अंदर रखते हैं। वह कुत्ते की लाश को घसीटकर वापस अपने कॉम्प्लेक्स में ले आया। अपनी भूख मिटाने के लिए उसने उसका कुछ मांस खुद खाया, जबकि बाकी हिस्सा अपनी कठपुतलियों को दे दिया। ताजे मांस का असर तुरंत दिखाई देने लगा। कैनन के शरीर पर लगी चोटें तेजी से भरने लगीं। इसके बाद उसने म्यूटेंट कुत्ते और एक अन्य टैंक टाइप ज़ॉम्बी के क्रिस्टल निगल लिए। उसकी मानसिक शक्ति फिर एक नए स्तर पर पहुंच गई। लेकिन इन सब घटनाओं से रुआ शुआ पूरी तरह अनजान थी। उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वह चुपके से नीचे की मंजिलों की जांच करने निकल पड़ी। जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर पहुंची, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तीसरी से छठी मंजिल तक हर जगह सामान के पहाड़ लगे हुए थे। दूध के पाउडर के ढेर, छत तक रखी पानी की बोतलें, बच्चों के अनगिनत सामान और खाने पीने की चीजें, सब कुछ इतना अधिक था कि मानो किसी सुपरमार्केट को लूटकर यहां जमा कर दिया गया हो। रुओ शुआ हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका ज़ॉम्बी पिता इतना सारा सामान आखिर लाया कैसे। अब उसके मन में संदेह और भी गहरा हो गया। उसे पूरा यकीन था कि कोई साधारण ज़ॉम्बी इतना भारी सामान इधर उधर नहीं कर सकता। उसने एक अजीब निष्कर्ष निकाला। उसे लगा कि उसके पिता के पास जमीन के अंदर सुरंग बनाकर चलने की कोई विशेष शक्ति है। तभी तो वह इतनी जल्दी इतनी सारी चीजें इकट्ठी कर पाया। जब वह पहली मंजिल की बालकनी तक पहुंची और वहां 2 विशाल हथौड़ों के साथ पहरा देते हुए कैनन को देखा, तो उसकी यह धारणा और भी मजबूत हो गई। उसने सोचा कि उसका पिता जरूर उसी सुरंग बनाने वाली शक्ति का उपयोग करके अंदर बाहर आता होगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कैनन वास्तव में उसके पिता की नियंत्रित कठपुतली है। रुओशुआ ने मन ही मन फैसला किया, जब वह पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएगी तो सबसे पहले इस विशाल गुंडे कैनन को खत्म करेगी और अपने पिता के लिए रास्ता साफ करेगी। जांच के दौरान उसे एक प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। तब उसे पता चला कि वे लोग जियांगहाई सिटी में रह रहे हैं। ये नाम सुनते ही उसके पिछले जन्म की यादें ताजा हो गईं। उसे याद आया कि जियांगहाई सिटी 2 बेहद प्रसिद्ध शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए जानी जाती थी,
उनमें से एक महिला अधिकारी थी जिसे लोग नाइन डेथ डेमन कॉप के नाम से जानते थे। उधर शहर के बाहर सेना ने पहले ही एक विशाल सर्वाइवर बेस स्थापित कर लिया था। वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार प्रचार किया जा रहा था। एक दिन कुछ पर्चे कॉम्प्लेक्स तक भी पहुंच गए। उसने पर्चा पढ़ा और तुरंत फेंक दिया। एक जॉम्बी होने के नाते इंसानों का सर्वाइवर बेस उसके किसी काम का नहीं था। दूसरी तरफ रुओशुआ ने भी वो पर्चा पढ़ा, लेकिन उसका चेहरा ठंडे तिरस्कार से भर गया। उसे अपने पिछले जन्म की याद थी। वह जानती थी कि उन तथाकथित सुरक्षित बेसों के अंदर कितनी राजनीति, धोखाधड़ी और अन्याय छिपा हुआ था। उसके लिए अपने जॉम्बी पिता के साथ रहना कहीं बेहतर था। कम से कम यहां कोई उसकी पीठ में छुरा तो नहीं घोंपेगा। इसी बीच पास के पुलिस स्टेशन की एक महिला अधिकारी सू मूचिंग अपने कुछ साथियों के साथ सनशाइन कॉम्प्लेक्स पहुंची। उनका उद्देश्य एक ट्रक ढूंढना था ताकि वे बचे हुए लोगों को शहर से बाहर निकाल सकें। लेकिन जैसे ही वे गेट पर पहुंचे, उनके सामने कैनन खड़ा था। मूचिंग ने पहले पत्थर फेंककर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन जब वह असफल रही तो उसने सीधे अपनी पिस्तौल निकाल ली। धाएं! गोली चलते ही हमारा नायक भड़क उठा। उसके लिए वजह कोई मायने नहीं रखती थी। जो भी उसकी कठपुतलियों पर हमला करेगा, वह उसका दुश्मन था। उसने तुरंत कैनन को आदेश दिया। कैनन ने अपने विशाल हथौड़े से गोली को रोक दिया और अगले ही पल उसने अपना एक भारी हथौड़ा सीधे मूचिंग की तरफ फेंक दिया। मूचिंग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई जॉम्बी हथियार फेंककर हमला कर सकता है। धड़ाम! विशाल हथौड़ा उसके शरीर से टकराया और वह मौके पर ही मारी गई। बाकी पुलिस अधिकारी भी कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश करते रहे, लेकिन जल्द ही उसकी कठपुतली सेना ने उन्हें भी खत्म कर दिया। लड़ाई के बाद उसे कई पुलिस पिस्तौलें और काफी गोलियां मिल गईं, लेकिन असली हैरानी तो रात में हुई। मूचिंग की लाश अचानक हिलने लगी। उसके शरीर से खून जैसी लाल चमक निकल रही थी और देखते ही देखते वह दोबारा जीवित हो गई। उसकी टूटी हड्डियां और फटे हुए मांसपेशियां पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। इतना ही नहीं, उसकी ताकत पहले से लगभग दोगुनी हो गई थी। कैनन की आंखों से यह दृश्य देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह महिला सचमुच मौत को मात देकर वापस लौट आई हो। खुद मोचिंग भी भ्रमित थी, लेकिन जब उसने अपने शरीर की स्थिति देखी तो उसे एहसास हुआ कि शायद उसके पास पुनर्जीवन से जुड़ी कोई विशेष क्षमता है। अगले दिन वह फिर से कॉम्प्लेक्स लौट आई और इस बार अपने साथ पहले से कहीं बड़ी और भारी हथियारों से लैस टीम लेकर आई। उसे देखकर हमारा नायक गुस्से से भर गया। वह सोच रहा था, मैं इस औरत को एक बार मार चुका हूं, फिर भी यह वापस आ गई। उसने तुरंत 3 विकसित जॉम्बियों को उसे घेरने भेज दिया। लेकिन नई शक्ति मिलने के बाद मूचिंग बेहद फुर्तीली हो चुकी थी। वह आसानी से उनके हमलों से बचती रही, यहां तक कि जब उसने अपने स्नाइपर रूममेट को गोली चलाने का आदेश दिया, तब भी मूचिंग अधिकांश गोलियों से बच गई। हालांकि आखिरकार उसे एक मौका मिल ही गया। इस बार उसने कोई जोखिम नहीं लिया। उसने मूचिंग को पूरी तरह कुचल डाला। उसे विश्वास था कि अब वह दोबारा नहीं लौटेगी, लेकिन उसी रात वह फिर से जीवित हो गई। अब उसका सिर सचमुच दर्द करने लगा था, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या कोई और थी। उसे महसूस हुआ कि कोई रहस्यमय विकसित व्यक्ति छिपकर मूचिंग की मदद कर रहा है। हर बार जब उसकी कोई घातक चोट लगने वाली होती, तो किसी अजीब शक्ति के कारण उसके हमले 1 सेकंड के लिए रुक जाते। यहां तक कि गोलियां भी हवा में मुड़ जाती थीं। यह रहस्यमय व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि रुओशुआ थी। अपनी लगातार निगरानी के दौरान वह समझ चुकी थी कि इस कॉम्प्लेक्स के सभी जॉम्बियों को कोई जॉम्बी किंग नियंत्रित कर रहा है। एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके उसने अपनी आवाज दूर तक पहुंचाई। उसने मूचिंग से संपर्क किया और खुद को एक रहस्यमयी विशेषज्ञ, अदृश्य साधक के रूप में पेश किया। उसका उद्देश्य था उस जॉम्बी किंग को मिलकर खत्म करना। मूचिंग को लगा कि उसे एक शक्तिशाली सहयोगी मिल गया है, इसलिए उसने तुरंत साझेदारी स्वीकार कर ली और यहीं से असली मुसीबत शुरू हुई। उस रात मूचिंग ने गेट पर कैनन का ध्यान भटका दिया। फिर वह सफलतापूर्वक कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस गई, लेकिन बिल्डिंग नंबर 5 के सामने उसका सामना सीधे हमारे नायक से हो गया। 7वीं मंजिल पर मौजूद छोटी चीची की सुरक्षा के लिए उसने अपनी सारी कठपुतलियों को वापस बुला लिया। अब एक निर्णायक लड़ाई शुरू होने वाली थी। बिल्डिंग के सामने पहुंचते ही उसने अपनी बड़ी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। इस बार उसके चेहरे पर पहले वाली शांति नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ क्रोध दिखाई दे रहा था। वह पूरी ताकत से मूचिंग पर टूट पड़ा। उसका हर वार बेहद खतरनाक और निर्मम था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी कीमत पर उसे बिल्डिंग के पास नहीं आने देना चाहता। उधर बिल्डिंग नंबर 1 की दूसरी मंजिल से रुओशुआ पूरी लड़ाई देख रही थी।
वह अपनी समय नियंत्रण शक्ति का उपयोग करके बार बार उसके घातक हमलों को रोक रही थी। लेकिन एक अजीब बात थी, वह केवल मूचिंग को मरने से बचा रही थी। अगर मूचिंग पलटकर उसके पिता पर हमला करने की कोशिश करती, तो रोशुआ उसी हमले को भी रोक देती। इस वजह से मूचिंग पूरी तरह भ्रमित हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह रहस्यमयी अदृश्य व्यक्ति आखिर किसका साथ दे रहा है। जब उसके हमले भी रोके जा रहे थे और उसकी जान भी बचाई जा रही थी, तभी रुओशुआ ने उसे एक छोटा सा संदेश भेजा, इस जॉम्बी को छूना मत। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, मूचिंग पूरी ताकत लगाकर बिल्डिंग तक पहुंचने की कोशिश करती रही, लेकिन वह लगातार उसका रास्ता रोकता रहा। उसकी गर्जनाएं पूरे कॉम्प्लेक्स में गूंज रही थीं। उसके भीतर का सुरक्षात्मक क्रोध इतना तीव्र था कि आसपास का माहौल तक भारी हो गया। और तभी रुओशुआ को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। जैसे ही मूचिंग बिल्डिंग नंबर 5 की ओर बढ़ी, आसपास के सभी जॉम्बी उसी दिशा में दौड़ पड़े। सिर्फ बाहर वाले नहीं, बल्कि पूरे कॉम्प्लेक्स के जॉम्बी पागलों की तरह बिल्डिंग नंबर 5 की ओर भाग रहे थे। तब उसे समझ आया, वे किसी जॉम्बी किंग की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे किसी और की रक्षा कर रहे थे। और वह कोई और नहीं, उसका अपना जॉम्बी पिता था। रुओशुआ के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। सारे सुराग एक साथ जुड़ गए। जिस जॉम्बी किंग को वह इतने समय से खोज रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि उसका पिता था। वही व्यक्ति जिसने पुनर्जन्म के बाद उसकी देखभाल की थी, वही जिसने उसे बचाया, खिलाया और पाला था। रुओ शुआ पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे अपनी ही हरकतों पर शर्म आने लगी। वह तो लगभग अपने पिता का कोर निकालकर फिर उसी को खिलाने वाली थी। स्थिति सचमुच बेहद अजीब बन चुकी थी। सच्चाई समझते ही उसने तुरंत मूचिंग की मदद करना बंद कर दिया। और जैसे ही उसकी गुप्त सहायता खत्म हुई, मूचिंग की हालत बिगड़ गई। अब उसके सामने 3 विकसित जॉम्बी और स्वयं जॉम्बी किंग मौजूद थे। चारों तरफ से घिरी मूचिंग लगातार मार खाती रही। वह मानो एक पंचिंग बैग बनकर रह गई थी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, उस अदृश्य इंसान ने मुझे धोखा दे दिया। कुछ ही देर बाद मूचिंग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बेहोश होने से पहले उसके दिमाग में सिर्फ भ्रम ही भ्रम था। उसे मारने के बजाय उसने केवल बेहोश किया। साथ ही उसके पास एक नोट छोड़ दिया। नोट में लिखा था, जिंदा रहना, अगर तुम मर गई तो पूरे पुलिस स्टेशन को तुम्हारे साथ दफना दूंगा। मूचिंग के अंदर न्याय की भावना बहुत मजबूत थी। वह अपने कारण दूसरों को मरते नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने चुपचाप उसकी शर्त मान ली। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा। वह लगातार लाइटनिंग टीम के साथ प्रशिक्षण करता रहा और अपनी लड़ाई की तकनीकों को बेहतर बनाता रहा। साथ ही उसने छोटी चीची के लिए एक लर्निंग मशीन और फ्लैश कार्ड भी ढूंढ निकाले। चीची की सीखने की गति हैरान कर देने वाली थी। वह पहले ही पढ़ना और गणित सीखना शुरू कर चुकी थी। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बेटी कोई असाधारण प्रतिभा है। उधर रुओशुआ मशीन के साथ बैठकर बच्चों जैसी आवाजें निकालने का नाटक करती रहती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुद पर हंसी आती थी। अपने पिछले जन्म में वह एक शीर्ष स्तर की शोध छात्रा थी और अब उसे दोबारा बच्चों की प्राथमिक शिक्षा सीखनी पड़ रही थी। यह सचमुच अजीब अनुभव था। इसी दौरान जब भी उसका पिता बाहर जाता, रुओ शुआ चुपके से नीचे जाकर मूचिंग से बातें करने लगती। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई, एक बड़ी और एक छोटी। लेकिन दोनों की बातचीत खूब जमती थी। मूचिंग इस मासूम बच्ची के सामने बिल्कुल भी सतर्क नहीं रहती थी। वह अपनी हर बात उसे बता देती। लेकिन रुओ शुआ के मन में अलग ही गणनाएं चल रही थीं। वह भविष्य की इस शक्तिशाली योद्धा को अपने पक्ष में लाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि भविष्य में मूचिंग के पास अर्थ रियलम तक पहुंचने की क्षमता है। ऐसी सहयोगी होना बहुत बड़ा लाभ साबित हो सकता था। उधर उसने भी नोटिस किया कि चीची को मूचिंग के साथ समय बिताना पसंद है, इसलिए उसने कभी इसका विरोध नहीं किया। उसके अनुसार बच्चे का इंसानों से संपर्क में रहना जरूरी था। यह उसके विकास के लिए अच्छा था। हालांकि वह सुरक्षा के मामले में बिल्कुल भी लापरवाह नहीं था। हर बार मुलाकात से पहले वह सुनिश्चित करता था कि मूचिंग की लोहे की जंजीरें मजबूती से बंधी हों, ताकि वह कोई परेशानी खड़ी न कर सके। और साथ ही उसने लाइटनिंग को आदेश दिया था कि वह हर समय मूचिंग पर नजर रखे। आखिर वह अपनी प्यारी बेटी की सुरक्षा के मामले में कोई जोखिम नहीं उठा सकता था। हर बार जब चीची और मूचिंग की मुलाकात होती, वह पहले यह सुनिश्चित करता कि मूचिंग की लोहे की जंजीरें मजबूती से बंधी हों। उसके बाद ही मिलने की अनुमति दी जाती। साथ ही उसने लाइटनिंग को भी आदेश दे रखा था कि वह हर समय मूचिंग पर नजर बनाए रखे। आखिरकार वह अपनी बेटी की सुरक्षा के मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। इसी दौरान एक दिन स्काउट्स दूर की सड़कों से एक चौंकाने वाली खबर लेकर लौटे। एक ऐसा राक्षस दिखाई दिया था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था।
टियर 2 टायरेंट ज़ॉम्बी। उसकी दोनों भुजाएं पूरी तरह घातक ब्लेड में बदल चुकी थीं और उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि साधारण विकसित मनुष्य उसके सामने टिक ही नहीं सकते थे। उसकी गति भी अविश्वसनीय थी। वह एक मानव विकसित योद्धा का लगातार पीछा कर रहा था और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पहले वाला शक्तिशाली योद्धा ताइजू था। ताइजू ने कई बार उस टायरेंट पर भारी हमले किए, लेकिन हर बार उसके घाव अपने आप भर जाते थे। उसकी पुनर्जीवन क्षमता बेहद डरावनी थी। चाहे कितनी भी चोट लग जाए, कुछ ही क्षणों में वह फिर से ठीक हो जाता। आखिरकार ताइजू किसी तरह अपनी जान बचाकर एक संकरी गली में घुस गया। तभी हमारे नायक के दिमाग में एक शानदार योजना आई। उसने सीधे टायरेंट से लड़ने के बजाय उसे किसी और से लड़ाने का फैसला किया। उसने लाइटनिंग को नियंत्रित करके टायरेंट को पुलिस स्टेशन की दिशा में आकर्षित किया। संयोग से उसी समय मूचिंग भी सामान लेकर वापस लौट रही थी। जैसे ही उसने उस राक्षस को देखा, वह तुरंत आगे बढ़ी। अपने साथियों की रक्षा के लिए उसने बिना हिचकिचाहट उसके सामने मोर्चा संभाल लिया। ये बिल्कुल वैसा था जैसे दो दुश्मनों को आपस में लड़ने दिया जाए और बाद में फायदा उठाया जाए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। लेकिन कुछ समय बाद मूचिंग को एहसास हो गया कि वह सीधे मुकाबले में जीत नहीं सकती। इसलिए उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वह टायरेंट को धीरे धीरे एक पेट्रोल पंप तक ले गई। फिर सही समय देखकर धाएं, उसने ईंधन टैंक पर गोली चला दी। अगले ही पल पूरा पेट्रोल पंप आग के विशाल गोले में बदल गया। भयंकर विस्फोट से आसपास की जमीन तक हिल गई। टायरेंट आग के समुद्र में फंस गया। कुछ देर बाद वह बाहर निकला, लेकिन उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था। वह बुरी तरह झुलस चुका था। फिर भी वह अभी तक जिंदा था, हालांकि उसकी हालत अब बेहद खराब हो चुकी थी। यही मौका था जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत एयर पांग और लाइटनिंग को हमला करने का आदेश दिया। गंभीर रूप से घायल टायरेंट अब ज्यादा देर टेक नहीं पाया। एयर पांग ने अपना 1 टन वजनी धातु का डंडा पूरी ताकत से घुमाया। धड़ाम, एक बार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लगातार प्रहारों ने टायरेंट को संभलने का मौका ही नहीं दिया। जब वह पूरी तरह कमजोर पड़ गया, तब लाइटनिंग आगे बढ़ा। उसकी दोनों तलवारें बिजली की तरह चमकी। कुछ ही क्षणों में दर्जनों वार हुए और आखिरकार टायरेंट ज़ॉम्बी का अंत हो गया। उसे मारने के बाद उसे एक बेहद दुर्लभ वस्तु मिली, टियर 2 गोल्डन बॉक्स। ये देखकर वह खुशी से झूम उठा। लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। सबसे पहले उसने छोटी चीची के लिए रात का खाना तैयार किया। फिर पूरे कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। जब सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित हो गया, तब वह बिल्डिंग नंबर 4 में गया और गोल्डन बॉक्स की शक्ति को अवशोषित करना शुरू किया। ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसका अस्तित्व ही बदल रहा है, मानो उसकी आत्मा और शरीर को दोबारा गढ़ा जा रहा हो। कुछ देर बाद उसने सफलतापूर्वक टियर 3 में प्रवेश कर लिया। उसकी शारीरिक शक्ति कई गुना बढ़ गई। मानसिक शक्ति में भी जबरदस्त उछाल आया। उसका नियंत्रण क्षेत्र अब दर्जनों किलोमीटर तक फैल चुका था। अब वह एक साथ 100 से अधिक सामान्य ज़ॉम्बियों को नियंत्रित कर सकता था। साथ ही टियर 2 विकसित ज़ॉम्बियों को आसानी से अपने अधीन कर सकता था। उसकी गति लाइटनिंग से भी तेज हो गई और उसकी ताकत टैंक टाइप ज़ॉम्बियों से भी अधिक हो गई। सच कहें तो यह शक्ति नशे जैसी महसूस होने लगी थी। उसे लग रहा था कि एक सच्चा प्रलयकालीन शासक शायद ऐसा ही होता होगा। टियर 3 में पहुंचने के कुछ समय बाद उसने एक और विशाल टियर 2 टैंक ज़ॉम्बी को अपने नियंत्रण में ले लिया। यह राक्षस आकार में एक छोटी कार जितना बड़ा था। उसका नाम रखा गया एयर पांग। उसे 1 टन वजनी विशाल धातु का डंडा दिया गया। उसका एक वार किसी कार को चकनाचूर कर सकता था और उसकी एक लात कंक्रीट की दीवारों को भेद सकती थी। अब मुख्य द्वार की सुरक्षा एयर पांग के जिम्मे थी। उसकी मौजूदगी भर से विकसित ज़ॉम्बी भी कॉम्प्लेक्स के पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। उधर रुओशुआ भी चुपचाप टियर 3 तक पहुंच चुकी थी। उसकी टेलीकिनेसिस शक्ति अब पहले से कहीं अधिक भयानक हो गई थी। वह वस्तुओं को अत्यंत सटीकता से नियंत्रित कर सकती थी। अब वह लोहे की कीलों को गोलियों की तरह दाग सकती थी और जब यह शक्ति उसके समय नियंत्रण कौशल के साथ मिलती, तो वह एक अदृश्य मौत की देवी बन जाती। इस टूटी हुई दुनिया में वह पहले ही मानव जाति की सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में शामिल हो चुकी थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक उसके पैरों के पास एक रहस्यमयी पुस्तक आकर गिरी। उस पुस्तक का नाम था ब्लड सैंड टेक्निक और यही पुस्तक उनकी किस्मत को एक बार फिर बदलने वाली थी। टू बी कंटिन्यूड।